हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चों, हम लास्ट क्लास में इस स्टोरी को हमने स्टार्ट किया था। विलेज पालमपुर की हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। इस विलेज की स्टोरी के थ्रू हम इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि आपको कोई भी स्टोरी समझाई जाती है तो आपको कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उसके पीछे हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि आप कुछ सीखो। क्योंकि कोई भी स्टोरी आप सुनते हो तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो सेम वे से इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको एक स्टोरी समझाई जाएगी। इस स्टोरी के थ्रू आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को वन बाय वन सीखोगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बच्चों स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक इमेजिनरी विलेज हमने लिया था लास्ट क्लास में और उस विलेज की स्टोरी को हमने स्टार्ट किया था। बच्चों, हमने ओवरव्यू लिया कि ये स्टोरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये विलेज क्या है, इस विलेज में हम ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं, इस स्टोरी को पढ़ने के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या है। इस स्टोरी को पढ़ने के पीछे आपका मेन पर्पस ही यही है बच्चों, ताकि आप विलेजेस की अर्थव्यवस्था को समझ सको। विलेजेस में इकोनॉमी कैसे चलती है, विलेजेस में प्रोडक्शन कैसे होती है, विलेजेस में पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, विलेजेस में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या मीडियम्स यूज किए जाते हैं, ताकि आप इन चीजों को समझो। क्योंकि आप विलेजेस का समझोगे, स्मॉल स्केल पे इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखोगे, तभी तो आप उसको पूरी कंट्री से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको विलेजेस की स्टोरी के थ्रू इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप इकोनॉमिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने विलेज से रिलेट करके समझ सको। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पालमपुर विलेज की एक स्टोरी पढ़ी थी और उसमें हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था। अब आपको याद तो होगा ही, हमने लास्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सीखी थी पालमपुर विलेज के बारे में। एंड दिस इज इमेजिनरी विलेज। बच्चों, ये हाइपोथेटिकल विलेज है, यहां पर आप पहुंचने की कोशिश मत करना क्योंकि इट इज इमेजिनरी विलेज। जैसे कि आप कोई भी कहानी पढ़ते हो, वहां पर राजा रानी जो भी आप कैरेक्टर्स लेके चलते हो वो इमेजिनरी ही तो लेके चलते हो, एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करते ना। तो सेम वे से हम इस विलेज की स्टोरी के थ्रू जो मैं आपको इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो ये इस चैप्टर के अंदर जो आप स्टोरी पढ़ोगे विलेज की, वो विलेज इज हाइपोथेटिकल विलेज। ठीक है, इमेजिनरी विलेज है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों आपने लास्ट क्लास में पालमपुर विलेज के बारे में क्या क्या सीखा था कि पालमपुर विलेज जो है ना वो किससे कनेक्टेड है। पालमपुर विलेज एक डेवलप्ड विलेज है। पहली बात कि डेवलप्ड है। सेकेंड थिंग इज कि पालमपुर विलेज जो है ना वो रायगंज से, रायगंज एक बड़ा विलेज है, उससे कनेक्ट होता है एक रोड के थ्रू। एक रोड है वो कनेक्ट करता है पालमपुर विलेज को किससे, रायगंज से। रायगंज इज बिग विलेज, ठीक है, जो कि कितने किलोमीटर दूर है बच्चों पालमपुर से, 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो एक रोड है और वो डेवलप्ड रोड है जो कि पालमपुर विलेज को रायगंज विलेज से कनेक्ट करती है, और साथ ही शाहपुर एक स्मॉल टाउन है उसे भी पालमपुर विलेज से कनेक्ट करती है ये रोड। ठीक है, तो इस रोड के थ्रू पालमपुर विलेज जो है वो रायगंज एंड शाहपुर से कनेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या पढ़ा कि पालमपुर विलेज जो है ना उसके अंदर हर टाइप की फैसिलिटी है। पहली बात कि वहां पर जो बेसिकली पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, पैसा कमाने के लिए जो काम किए जाते हैं, दैट इज फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर, खेती करना। लोग पैसा कमाने के लिए बेसिकली खेती करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी जिस गांव में रहते हो या जिस गांव से आप बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा वहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, एग्रीकल्चर करके, खेती करके। ठीक है, देखा होगा ना आपने। देन यानी कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी विच इज डन बाय ऑल द पीपल ऑफ पालमपुर। ठीक है, अब फार्मिंग हमारी वहां की मेन एक्टिविटी है जो कि की जाती है वहां के लोगों के द्वारा। इसके अलावा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी की जाती हैं बच्चों। कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हमने पढ़ी थी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है और वो मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे होती है। कुछ स्मॉल कुछ ट्रांसपोर्ट के मीडियाज यूज किए जाते हैं
ट्रांसपोर्ट के मीडियम यूज करते हैं लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी भी चीजों को या फिर किसी भी लोगों को पहुंचाने के लिए जो भी मीडियम यूज किया जाता है दैट इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे आप एक प्लेस से अपने स्कूल से घर तक जाते हो तो कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम यूज करते हो ना, जैसे कि आप ऑटो से जाते हो या बस से जाते हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो ट्रांसपोर्ट है। तो जो पालमपुर विलेज है वहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या क्या फैसिलिटीज यूज की जाती हैं। बेसिकली जो एक्टिविटीज की जा रही हैं लोगों के द्वारा वो फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दोनों होती हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं कि वहां का ट्रांसपोर्ट कैसा है बच्चों। वहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ियों का यूज किया जाता है, बुलक कार्ट्स का यूज किया जाता है, वुडन कार्ट्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तांगा यूज किए जाते हैं। इनके अलावा ट्रक, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स, ये सभी चीजें भी यूज की जाती हैं। किस लिए, उस विलेज में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए ये हम अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वहां के लोगों के लिए, तो वो इनमें से किसी भी मीडियम का यूज करके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बच्चों कि जो पालमपुर विलेज है वो वहां पर 450 फैमिलीज हैं। 450 फैमिलीज हैं बच्चों। आपको याद है ना हमने क्या पढ़ा था, 450 फैमिलीज हैं पालमपुर विलेज में, उसमें से 80 कितनी है, 80 फैमिलीज कौन सी है बच्चों, अपर कास्ट फैमिलीज। 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी एंड 1/3 पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन किस चीज का है बच्चों, 1/3 पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ दलित्स, SC। ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट लोगों का है 1/3 पोर्शन। अब बच्चों जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड का मैक्सिमम पोर्शन उन्होंने ही परचेज किया हुआ है एंड जो रिमेनिंग 1/3 पॉपुलेशन है वो विलेज के एक कॉर्नर में रहती हैं, विलेज के एक कोने में रहती हैं। उनके घर मड एंड स्ट्रॉ से बने होते हैं। ठीक है, मींस बहुत ही छोटे घर होते हैं उनके, और उनके घर सीमेंट और ईंटों से भी नहीं बने होते। जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं उनके तो जो घर हैं वो बड़े बड़े घर हैं, वो सीमेंट और ब्रिक्स से बने होते हैं। लेकिन जो SC हैं, मींस दलित लोग हैं, जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, उनके लोग जो है वो एक तो बहुत छोटे हैं, वो विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं और उनके घर मड और स्ट्रॉ से बने होते हैं। ठीक है, मींस कीचड़ और पुआल से बने होते हैं उनके घर। ठीक है, फिर हमने देखा था बच्चों कि हमने ये कंक्लूड किया था कि जो पालमपुर विलेज है ना वहां पर हर टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि पालमपुर विलेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहां पर स्कूल्स भी हैं, ट्यूबवेल्स भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, ट्यूबवेल्स और क्या चीजें हैं, वहां पर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, वहां पर स्कूल्स भी हैं और मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं। ठीक है ना बच्चों, हमने ये सभी चीजें डिस्कस करी थी कि पालमपुर विलेज में ये सारी फैसिलिटीज हैं। देन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा कि बच्चों आपने कंपेयर करना जिस विलेज में आप रहते हो या फिर जिस विलेज से आप बिलोंग करते हो, क्या उस विलेज में पालमपुर विलेज की तरह ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं, ये आपने चेक करना है। क्या जिस विलेज में आप रहते हो वहां ये सब फैसिलिटीज हैं, ठीक है, आपने ये एनालाइज करना है, देन मुझे बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें एनालाइज करके आप देखोगे कि पालमपुर विलेज जो है वो डेवलप्ड है या नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अगर आप जिस विलेज में रहते हो वहां ये सारी फैसिलिटीज हैं पालमपुर विलेज की तरह, तो वो विलेज भी डेवलप्ड है जिस तरीके से पालमपुर विलेज है। ठीक है, अगर आपके विलेज में ये सारी फैसिलिटीज नहीं है तो यानी कि पालमपुर विलेज ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पालमपुर विलेज के बारे में ये सारी बातें समझी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन के बारे में। अब जो हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे पालमपुर विलेज की प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि ये विलेज क्या है, जिस विलेज की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उस विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उस विलेज के क्या क्या फीचर्स हैं, हमने सब देख लिया।
अब हम बात करेंगे कि पालमपुर विलेज के अंदर बच्चों प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैसे होती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जब हम पालमपुर विलेज की प्रोडक्शन एक्टिविटीज पढ़ेंगे ना, तो इससे हमें इकोनॉमिक्स का जो प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इकोनॉमिक इज व्हाट, इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू आप प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का वो समझोगे। ठीक है, और आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ के सिर्फ विलेज तक ही सीमित नहीं रहना। आप जैसे ही आप विलेज की स्टोरी के थ्रू प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपने उसको कंट्री से रिलेट करके देखना है, ताकि आपको कंट्री की इकोनॉमी के बारे में समझ आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम, पालमपुर विलेज की प्रोडक्शन एक्टिविटीज। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो बच्चों लास्ट क्लास से ही रिलेट करता है कि वहां पर पालमपुर विलेज में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ये सभी चीजें तो हमने इंट्रोडक्शन में ही देख ली थी। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें समझनी है जो कि पालमपुर विलेज में एग्जिस्ट करती हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, मैंने आपको यही बताया था, पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। ठीक है, एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। will take us through the different type of production activities in the village। इस विलेज की स्टोरी से हमें ये पता चलेगा कि एक विलेज में, एक गांव में प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैसे होती हैं, गांव में चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, आप देखोगे कि हर विलेज में, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी विलेज में जो लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए बेसिकली फार्मिंग को ही प्रेफर करते हैं। तो यानी कि वहां पर जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है दैट इज फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग मींस एग्रीकल्चर करना, खेती करना। ठीक है, तो खेती करना, फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो पालमपुर विलेज की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज है। ठीक है, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था बच्चों, इस विलेज की स्टोरी के थ्रू आप फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो विलेजेस में होती हैं उन सभी के बारे में सीखोगे। ठीक है, तो फार्मिंग जो है वो पालमपुर विलेज की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो होती हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि वहां पर उन अदर एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, प्रोडक्शन तो होती है, बट खेती नहीं होती। ठीक है, फार्मिंग से अलावा भी कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, अदर देन फार्मिंग मींस अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल पे अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे बच्चों आप जैसे बैंगल्स बनाने का बिजनेस होता है, गांव में बहुत लोग होते हैं जो कि बैंगल्स बनाते हैं अपने घर पर ही। ठीक है, तो वो क्या है, स्मॉल स्केल पे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। या फिर आप देखोगे कि जो मिट्टी से बनाई हुई चीजें होती हैं वो बनाते हैं वो लोग। ठीक है, गांव के लोग क्या करते हैं, मिट्टी से चीजें बनाते हैं, जैसे मटके बनाते हैं या फिर दिए बनाते हैं। तो ये क्या है, ये स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन ये अदर देन फार्मिंग है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट का भी कई लोग ट्रांसपोर्ट का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, देन शॉपकीपिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शॉप्स ओपन कर लेते हैं। तो विलेजेस में बेसिकली फार्मिंग का काम किया जाता है। देन अदर देन फार्मिंग जो एक्टिविटीज लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, दैट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग। ठीक है, ये सभी चीजें। We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production। पहले हम प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम पालमपुर विलेज की प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में सीखेंगे, एंड देन हम फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग दोनों टाइप की एक्टिविटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। पहले हम प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे एक बार, पालमपुर विलेज के अंदर प्रोडक्शन कैसे होती है, जिससे आपको प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आप उसको पूरी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेट करके देखोगे, रियल लाइफ से रिलेट करके देखोगे, एंड देन हम डिस्कस करेंगे फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन
जो पालमपुर विलेज है वहां पर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज है वो हमें अवेलेबल कैसे होते हैं, ठीक है, और किस लेवल पे प्रोडक्शन की जाती है, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। क्लियर? देखो बच्चों, द एम ऑफ प्रोडक्शन, पालमपुर विलेज में जो प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन का एम क्या है? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी कि ऐसा नहीं कि हम खाली बैठे हैं तो हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर लें। यहाँ पर हम क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं? जो लोग चाहते हैं, जिन चीजों की लोगों को जरूरत होती है, ठीक है, वो सभी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं पालमपुर विलेज के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होती हैं? वो सभी चीजों से रिलेटेड जो कि हम चाहते हैं, द थिंग्स दैट वी वांट, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ठीक है, यानी कि उन गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है जो हम चाहते हैं। जैसे कि वहां पर फार्मिंग की जाती है, मींस खेती करके चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जिससे क्या होता है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे शुगर केन से शुगर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उससे क्या चीजें प्रोड्यूस होंगी? शुगर मैन्युफैक्चर होगी, और वो शुगर हमें डेली बेसिस पे चाहिए होती है ना, ठीक है। तो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके अंदर आप किन चीजों की प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ोगे? वो चीजें जो हम चाहते हैं, जिनकी हमें जरूरत होती है, ठीक है। अब बेसिकली बच्चों, प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी भी चीज की आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं। 1 इज लैंड, 2nd इज लेबर, 3rd इज फिजिकल कैपिटल एंड 4th इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। 1 बाय 1 हम इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूं कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, अब फिजिकल कैपिटल में भी आप फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इनके बारे में सीखोगे, एंड 4th रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो आप देखोगे कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 चीजें चाहिए, यानी कि these 4 are the factors of production, these are the factors that is required for production of anything, ठीक है। किसी भी चीज की प्रोडक्शन करोगे उसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं, इससे आपको इकोनॉमी में किसी भी चीज की प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को आप समझोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन के लिए जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें से फर्स्ट रिक्वायरमेंट किस चीज से रिलेटेड है बच्चों? लैंड से रिलेटेड। सबसे पहले हमें लैंड चाहिए। हम किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज हम फार्मिंग ही कर रहे हैं, तो वहां पर हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, ठीक है। हम शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें एग्रीकल्चर लैंड तो चाहिए होगा ना, जहां पर हम शुगर केन को ग्रो करेंगे, ठीक है, जहां पर हम शुगर केन उगाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी प्रोडक्शन की क्या होती है बच्चों? लैंड, ठीक है। लैंड इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? लैंड का मतलब जमीन। चाहे आप एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ना लो, आप किसी और चीज का एग्जाम्पल ले लो, आप क्लोथ्स का एग्जाम्पल लो। क्लोथ्स के एग्जाम्पल में आप जो थ्रेड होता है उससे क्लोथ मैन्युफैक्चर करते हो, उसके लिए भी आपको लैंड तो चाहिए, जगह तो चाहिए, जहां पर आप अपना सारा सेटअप लगाओगे, मशीन सेट करोगे, एंड जो आपका थ्रेड होगा उससे आपका क्लोथ मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए आपको जगह चाहिए ना, लैंड चाहिए, ठीक है। सेम वे से हमने तो यहाँ पर शुगर केन का एग्जाम्पल लिया था, तो उसे ग्रो करने के लिए भी हमें जमीन चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सभी चीजें भी चाहिए होती हैं। लैंड चाहिए, साथ ही अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, जैसे कि अब शुगर केन को ग्रो करने के लिए आपको वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं बच्चों। सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर मतलब जो लोग उस काम को करेंगे। अब ये काम, ये प्रोडक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम अपने आप से तो नहीं होता ना, उसे करने के लिए हमें लेबर चाहिए, लोग चाहिए जो उस काम को करेंगे, जो चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि गन्ने से चीनी बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको कौन करेगा? जगह तो हमने अरेंज कर ली, लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन बीइंग, लेबर जो हमें चाहिए है ताकि वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करे, ठीक है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर मींस पीपल हु विल डू द वर्क, ठीक है।
सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। अब लेबर तो हमने बात कर ली कि लेबर चाहिए, लेकिन कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है और कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनके लिए अनस्किल्ड लेबर भी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि लेबर जो है वो दोनों टाइप की हो सकती है, स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड, एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड। ठीक है, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, जिन्हें पूरी टेक्निकल नॉलेज हो, यानी कि उन्हें मशीन्स चलाने की पूरी नॉलेज हो, उनके पास प्रॉपर स्किल हो किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड, टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है ना, वो उस टाइप के हाईली एजुकेटेड वर्कर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए। एंड अदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए ऐसे वर्कर चाहिए जो कि ज्यादा एजुकेटेड होने की नीड नहीं है, यानी कि अनएजुकेटेड वर्कर्स भी कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लेबर, वो लेबर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए एजुकेटेड चाहिए होती है और कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो अनएजुकेटेड अनस्किल्ड लेबर से भी हो जाती हैं। यानी कि अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू द मैनुअल वर्क, जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, मींस हाथ से जो काम होते हैं वो करते हैं, बट उसके लिए उनका एजुकेटेड होना या नॉलेज होना उनके लिए जरूरी नहीं होता। ठीक है, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर वर्कर को, जो भी वर्कर फैक्ट्री के अंदर, लैंड के अंदर प्रोडक्शन का काम कर रहा है, उसको जितनी भी लेबर रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। अब कोई भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप को एक पर्सन के द्वारा, एक वर्कर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मींस हर वर्कर एक पर्टिकुलर स्टेप ऑफ प्रोडक्शन को फुलफिल करता है, तो उस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए उसे जितनी लेबर चाहिए, जितने भी वर्कर्स चाहिए, मींस जितने भी और सबऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं, वो उसे प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो एजुकेटेड चाहिए या अनएजुकेटेड चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, और वी कैन से सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। ठीक है, फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर। क्लियर। अब बात आती है थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चों, हमने क्या डिस्कस किया अभी, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट, और वी कैन से थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान हर स्टेज पे, मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हर स्टेप पे जो हमें फिजिकल कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, मींस वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं हर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए। पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेप को फुलफिल करने के लिए हमें अलग से इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो जो इनपुट, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल कैपिटल। अब वो इनपुट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी कि फिजिकल कैपिटल को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, वन इज फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। बात करते हैं बच्चों हम कि फिजिकल कैपिटल के अंदर कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, फिजिकल कैपिटल, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, फर्स्ट इज टूल्स, क्योंकि हमने बेसिकली फिजिकल कैपिटल का मीनिंग क्या पढ़ा, इनपुट्स। इनपुट्स यानी कि वो सभी चीजें जो कि प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं, जिससे हम आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वो सभी इनपुट्स, अब वो इनपुट्स टूल्स, मशीन, बिल्डिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल और मनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, इनपुट का मतलब जो चीजें हम लगा रहे हैं जिससे हमारा आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, अब वो इनपुट, यानी कि इनपुट का मतलब वो सभी मटेरियल्स जो हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे हम आउटपुट जनरेट कर सके। अब इनपुट को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, टूल्स एंड मशीन्स। देखो, प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए जो इनपुट है उसमें टूल्स, मशीन्स तो आएंगे। जो हम मशीन्स यूज करेंगे, इक्विपमेंट्स यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, वो क्या कहलाते हैं, इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर्स। यानी कि फार्मर्स जो है वो प्लोइंग के लिए, जुताई करने के लिए जो सिंपल इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, वहां से लेके सोफिस्टिकेटेड यानी कि कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि जनरेटर, टरबाइंस, कंप्यूटर्स,
ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं इनपुट्स के अंदर, ठीक है। इनपुट्स के अंदर सिंपल इक्विपमेंट से लेके सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स तक सारे के सारे इनपुट्स यानी कि सारे के सारे इक्विपमेंट्स इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, इनपुट्स के अंदर, यानी कि फिजिकल कैपिटल के अंदर। क्लियर। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और ये जितने भी हमने पढ़े टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल होती है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो हम लंबे टाइम के लिए परचेज करते हैं और जिसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और जिसको हम नियर फ्यूचर में सेल नहीं करते, ये 3 कंडीशंस होती हैं फिक्स्ड कैपिटल की। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कोई भी ऐसे इनपुट्स जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, मींस लॉन्ग टाइम के लिए यूज करने के लिए हम उसे खरीदते हैं। सेकेंड थिंग इज कि उन्हें प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में वो इक्विपमेंट्स, वो इनपुट्स यूज होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज कि उनको हम परचेज करते हैं, सेल करने के पर्पस से परचेज नहीं करते, उनको बिजनेस में लंबे टाइम तक यूज करने के लिए परचेज करते हैं, ठीक है। हम जैसे अब कोई भी मशीन हम लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो मशीन हमारे लिए फिक्स कैपिटल कहलाएगी क्योंकि उस मशीन को हम लंबे टाइम तक यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि वो मशीन क्यों लाए, ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो सके, यानी कि प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। एंड थर्ड इज कि उस मशीन को हम नियर फ्यूचर में सेल नहीं करेंगे, यानी कि उसको सेल करने के पर्पज से परचेज नहीं किया जाता, ठीक है। नो सेल इन नियर फ्यूचर। बच्चों ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो साथ के साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लोगे तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल जिनको हम लंबे टाइम तक मींस वो सभी इक्विपमेंट्स, वो सभी इनपुट्स जिनको हम लंबे टाइम के लिए बिजनेस में परचेज करके लाते हैं, नियर फ्यूचर में सेल करना हमारा पर्पस नहीं होता, यानी कि उनको नियर फ्यूचर में नहीं बेचा जाता, उनसे बिजनेस में प्रोडक्शन की जाती है, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यूज करने के लिए हम इन्हें लंबे टाइम के लिए परचेज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग ये सभी इनपुट्स हैं, यानी कि फिजिकल कैपिटल है, लेकिन फिजिकल कैपिटल के अंदर ये फिक्स कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर। अब बात आती है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। सेकेंड टाइप का जो हमारी फिजिकल कैपिटल है दैट इज रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, क्योंकि हमें जो इनपुट्स चाहिए यानी कि प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो जनरेट करने के लिए जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन इनपुट्स में फिक्स्ड कैपिटल तो आती है, यानी कि मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग तो आती है, साथ ही उनमें रॉ मटेरियल भी तो आते हैं, जैसे कि शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए शुगर केन है, दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम थ्रेड का यूज कर रहे हैं दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है। तो हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए और मनी भी चाहिए, मनी भी हमारे लिए इनपुट है, क्योंकि हमें डे टू डे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमें मनी तो चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज yarn यूज्ड बाय वीवर एंड क्ले यूज्ड बाय पॉटर। कोई भी पॉटर है वो क्ले को यूज करेगा, उसी से ही अपने जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाता है ना, तो क्ले उसके लिए मिट्टी क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। सेम वे से जो पर्सन चीजों को बुनता है उसके लिए यार्न मींस जो भी मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे कि जो ऊन का यूज करते हैं हम स्वेटर बनाने के लिए, उससे वो ऊन क्या है उस पर्सन के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जिसको यूज करके हम फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए या फिर स्वेटर बनाने के लिए जो ऊन रिक्वायर्ड होती है, आपकी दादी आपके लिए स्वेटर बनाती होंगी तो वो ऊन का यूज करती हैं, तो वो ऊन क्या है, रॉ मटेरियल है जिससे आपकी स्वेटर बनेगी, यानी कि फाइनल आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड भी हमें चाहिए होती है ना, ये इनपुट है जिससे आउटपुट बनेगा, ठीक है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड
ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय नेसेसरी आइटम्स। अब हमें ड्यूरिंग प्रोडक्शन मनी भी रिक्वायर्ड होती है, पैसा चाहिए, पैसा होगा तो हम, अब जैसे हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम वो ऊन कैसे परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल कैसे परचेज करेंगे। एक बार परचेज कर लिया, अगर हमें और ऊन की रिक्वायर्ड है, स्वेटर कंप्लीट नहीं हुई है तो हमें और पैसा चाहिए होगा, जिससे हम और ऊन लाएंगे और इनपुट लाएंगे, जिससे आउटपुट जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, इनपुट की फॉर्म में मनी भी चाहिए होती है, जिससे कि हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और कुछ अदर नेसेसरी आइटम्स के लिए या फिर डे टू डे जो हमारे बिजनेस हम रन कर रहे हैं उसमें जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए भी हमें मनी चाहिए होती है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब आपने फिक्स कैपिटल की कंडीशंस तो पढ़ ली कि फिक्स कैपिटल जो हम लंबे टाइम के लिए, वो सभी इनपुट्स, वो सभी इक्विपमेंट्स जो कि हम लंबे टाइम के लिए परचेज करते हैं, नियर फ्यूचर में उन्हें सेल नहीं करते, प्रोडक्शन में यूज होती हैं, वो सभी चीजें क्या होती हैं, फिक्स कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल का मतलब जो मनी हमें रिक्वायर्ड होती है, वर्किंग कैपिटल मीन्स वो कैपिटल, वो सभी इनपुट्स जो हमें डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होती हैं। मनी डे टू डे रिक्वायर्ड इन बिजनेस, ये सभी क्या होती है, ये जो मनी हमें डे टू डे बिजनेस में, बिजनेस को डेली बेसिस पे रन करने के लिए जो मनी चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब वो सभी इनपुट्स जो कि हमें, या फिर हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल भी वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो जो आप इनको इससे रिलेट करके पढ़ो कि जो रॉ मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल में वो सभी चीजें आती है जो हम लंबे टाइम के लिए परचेज नहीं करते, डे टू डे उसको यूज करने के लिए परचेज करते हैं, नियर फ्यूचर में उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस में, उनको हम नियर फ्यूचर में सेल करते हैं, जो हम गुड्स परचेज करके ला रहे हैं आगे सेल करने के लिए, तो वो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल कहलाएंगी, क्योंकि उसको हम लंबे टाइम के लिए यूज करने के लिए परचेज नहीं करा, हमने उनको नियर फ्यूचर में सेल करने के लिए परचेज करा है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल से या फिर जो मनी है वो डे टू डे हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड होगी ना, मतलब वो रॉ मटेरियल हम लंबे टाइम के लिए यूज करने के लिए तो नहीं लाए ना, उसे हम यूज करेंगे एंड प्रोडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो वो सभी चीजें जो हम शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं बिजनेस में, शॉर्ट टाइम के लिए परचेज करके लेके आते हैं, जो कि हम मतलब बिजनेस में लंबे टाइम के लिए यूज नहीं करते, नियर फ्यूचर में सेल करने के पर्पज से जो चीजें परचेज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, किसके अंदर काउंट करते हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो वर्किंग कैपिटल में आप डे टू डे बिजनेस में जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सभी चीजें आप इंक्लूड करते हो, इसीलिए इसमें रॉ मटेरियल और मनी को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे बिजनेस में चाहिए होती हैं। बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इन 3 रिक्वायरमेंट्स, जो 3 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बारे में हमने पढ़ा। हमने ये सीखा कि इकोनॉमी में किसी भी चीज की प्रोडक्शन आप करते हो तो उसके लिए बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आपने विलेज की स्टोरी के थ्रू अब आपको ये समझ आ गया ना कि बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं, उसमें से 3 आप पढ़ चुके हो, जिसमें आपने लैंड के बारे में पढ़ा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, थर्ड रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी फिजिकल कैपिटल, जिसके अंदर फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल पढ़ी। फिक्स कैपिटल में आती हैं वो इनपुट्स जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, लंबे टाइम के लिए परचेज किए जाते हैं और जिन्हें हम नियर फ्यूचर में सेल नहीं करते। वर्किंग कैपिटल में आते हैं जो डे टू डे बिजनेस में जो चीजें रिक्वायर्ड होती है, जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम आउटपुट जनरेट कर सकें, वो डे टू डे जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो कहलाती हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल में आपने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को पढ़ा। अब हमारा जो एक और रिक्वायरमेंट है, फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आपने ये जो 3 फैक्टर्स आज पढ़े, इन तीनों फैक्टर्स को आप रिवाइज करोगे। एनसीईआरटी बुक में से मैं आपको ये सारा टॉपिक करा रही हूँ, आपने अपनी बुक में से इस सारे के सारे टॉपिक को रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ रिक्वायरमेंट और वी कैन से फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अब तक का जितना मैंने टॉपिक कराया पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।